दोस्तों बिहार पुलिस में 19,838 पोस्ट पे बहुत बढ़िया बहाली निकाल दिया गया है। इस वैकेंसी का आवेदन करने का तिथि क्या है और इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, सारा डिटेल्स पे मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज ही के डेट में जारी किया गया है, यानी कि 11 मार्च 2025 के डेट में जारी किया गया है। अगर हम विज्ञापन संख्या की बात करें तो बताया गया है कि इसका विज्ञापन संख्या 01/2025 है। इसमें बोला गया है कि 18 मार्च 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 के बीच में आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने का वेबसाइट की अगर हम बात करें तो csbc.bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो बताया गया है कि ये लेवल 3 का वैकेंसी रहेगा, यानी कि इसमें 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे टोटल पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है जनरल कैटेगरी में पदों की संख्या जो है ना वो 7,935 पोस्ट पे रहने वाला है, जिसमें से 2,777 पोस्ट फीमेल के लिए रहेगा। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1983 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें से 649 पोस्ट जो है ना वो महिला के लिए रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एससी कैटेगरी के बारे में बताया गया है, बोला गया है 3174 पोस्ट जो है ना वो एससी कैटेगरी में रहने वाला है, जिसमें से 1111 पोस्ट फीमेल के लिए रहेगा। 199 पोस्ट एसटी कैटेगरी में रहेगा, जिसमें से 70 पोस्ट फीमेल के लिए रहेगा। 3571 पोस्ट जो है ना वो रहने वाला है ईबीसी के लिए, जिसमें से 1250 जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। 2381 पोस्ट जो है ना वो रहने वाला है बीसी कैटेगरी के लिए, जिसमें से 815 जो है वो रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे 595 पोस्ट जो है वो है पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए, यानी कि ये स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6717 पोस्ट जो है वो रखा गया है फीमेल के लिए। 397 पोस्ट रखा गया है फ्रीडम फाइटर के लिए, और टोटल वैकेंसी 19,000 जो है यहाँ पे 838 है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें और इसका डिटेल्स बताया गया है, जैसे कि बोला गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है ना आप इस वेबसाइट से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको जो है ना 18 मार्च से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितना हाइट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, और 81 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरी के लिए बोला गया है 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए। फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर जो है ना वो हाइट चाहिए। 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। महिलाओं के लिए बोला गया है कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है, चेस्ट इसमें कोई भी लागू नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि सभी वर्गों को महिलाओं के लिए जो है ना 48 किलो वेट होना चाहिए। पुरुष के लिए वजन के लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन महिलाओं का वेट 48 किलो होना चाहिए। बोला गया है कि पुरुष के लिए सीना फुलाने में 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए। जिनमें 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं आएगा वो लोग चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आगे बोला गया है कि जो भी ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी होंगे उनका जो है ना शारीरिक मापदंड महिलाओं के अनुसार होगा। फिर यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि अगर आप जो है ना इंटरमीडिएट पास कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बिहार राज्य के द्वारा किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किया है, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया है, या बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड से पास किया है, या मौलवी से पास किया है, या अगर आपने संस्कृत बोर्ड से पास किया है तो आप इसमें जो है ना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ना अंग्रेजी विषय जरूर पढ़ा होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने पास किया है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है। एज लिमिट जो आपका काउंट होगा वो मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग काउंट होगा। जिसमें गैर आरक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए बोला गया है मिनिमम 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए, और मैक्सिमम 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 2 वर्षों का छूट दिया जाएगा, यानी कि 18 से 27
28 साल तक वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी कि वो लोग 18 साल से लेकर 28 साल तक आवेदन दे सकती हैं। फिर यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के पुरुष और महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए जो है ना 5 वर्षों का एज में छूट दिया जाएगा, यानी कि वो लोग 18 साल से लेकर 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स अभी होम गार्ड में सेवा दे रहे हैं उनको 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप होम गार्ड में हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपका एज 30 से नीचे है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप से आपको एज में छूट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं यानी कि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए और बिहार सरकार के द्वारा बना हुआ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप जिस रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी रिजर्वेशन कैटेगरी का जो है ना आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ पे आगे बताया गया है जाति के आधार पर जो है ना आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। फिर आगे बताया गया है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधित क्षैतिज आरक्षण का लाभ और गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही दे होगा, इन्हें किसी अन्य आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे बताया गया है यहाँ पे कि जो लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं यानी कि जिनके दादाजी या नाना जी या नानी माँ या नाना जो भी लोग मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे उनको 2% का क्षैतिज आरक्षण बिहार सरकार के दिया जाता है। अनुसूचित जाति के मतलब होता है एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी कैटेगरी और यहाँ पे बोला गया है उसके बाद आप देखिएगा पिछड़ा वर्ग का मतलब बीसी होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मतलब ईबीसी होता है। यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास जो है ना क्रीमी लेयर रहित नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके पास जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप लोग को जो है ना रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। जो लोग शादीशुदा महिला हैं उनका जो है ना जाति सर्टिफिकेट उनके पापा का घर का होना चाहिए, उनके पति का घर का नहीं चलेगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई जाति सर्टिफिकेट बनवाता है फीमेल कैंडिडेट्स है तो वो अपने पिता के घर से बनवाएंगी, अगर शादीशुदा है तो। अविवाहित है तो उनके पिता का घर का ही होगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी कोड बताया गया है कि अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपका कोड 02 है, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका कैटेगरी कोड 03 है, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका कैटेगरी कोड 04 है, अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका कैटेगरी कोड 05 है, ईडब्ल्यूएस का 07 है और जनरल का 01 है। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है कि चयन के लिए जो है ना संरचना जिला पुलिस विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया में एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता दर्ज करेंगे। यानी कि जैसे फॉर्म भरा जाता है ना तो पूछा जाता है कि आप बीएसएपी यानी कि बिहार स्पेशल आर्मेड पुलिस में जाना चाहते हैं कि आप रेलवे पुलिस में जाना चाहते हैं या बिहार जिला पुलिस में जाना चाहते हैं। जिस अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस भरेंगे अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उसी अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगर हम रिटन एग्जामिनेशन बोले तो जैसे बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइज अंकों की गणना के आधार पर जो है ना आपका परसेंटाइल मेथड से की जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ना मेरिट बनाया जाएगा लिखित परीक्षा का। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मैट्रिक स्टैंडर्ड का होता है उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी से क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी से क्वेश्चन होगा, गणित से क्वेश्चन होगा, सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन होगा, सामाजिक विज्ञान में इतिहास होगा, भूगोल होगा, नागरिक शास्त्र होगा, अर्थशास्त्र होगा, विज्ञान में भौतिकी होगा, रसायन शास्त्र होगा, प्राणी विज्ञान होगा, वनस्पति विज्ञान होगा और उसके बाद 6 नंबर में आपसे सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम होगा और इसमें से जो है ना आपको मिनिमम यहाँ पे पास करने के लिए बताया गया है कि आपको 30% से कम अंक जो भी अभ्यर्थी लाएंगे वो असफल हो जाएंगे, चाहे सीट खाली क्यों ना चल जाए। बताया गया है कि ओएमआर में कार्बन प्रति होगा जो कि 1 साल तक आपके जो है ना सीएसबीसी के पास रखा जाएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप अपना कार्बन कॉपी निकलवा के जांच कर सकते हैं कि किस टाइप से मतलब आपका नंबर है और कितना नंबर आपका सही है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि लिखित परीक्षा में जो है ना 5 गुना अभ्यर्थी को पास किया
किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10,000 वैकेंसी है तो ये लोग 50,000 कैंडिडेट्स को पास करेंगे। लगभग अप्रोक्स में 20,000 वैकेंसी है तो लगभग जो है ना 1 लाख कैंडिडेट्स पास होंगे पीईटी के लिए, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। ये द्वितीय चरण है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें बताया गया है लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बताया गया है कि अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है, यानी कि इसमें पास करना होगा। शारीरिक दक्षता को न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग नहीं लेंगी, वो बाद में भाग लेंगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ना वो 100 नंबर का होगा। इसमें बताया गया है कि 50 नंबर का आपका दौड़ होगा, यानी कि रनिंग होगा, जो कि 1600 मीटर का रनिंग होगा। 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अगर आप 5 मिनट से कम में कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा। ये पुरुष के लिए है। उसके बाद 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक कंप्लीट करते हैं तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक जो लोग कंप्लीट करते हैं उनको 20 नंबर दिया जाएगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। फिर यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है कि 1 किलोमीटर का रनिंग आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है। जो लोग 4 मिनट से पहले कंप्लीट करती हैं उनको 50 नंबर दिया जाएगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक कंप्लीट करने वाली महिला अभ्यर्थी को 40 नंबर दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक कंप्लीट करने वाली महिला अभ्यर्थी को 30 नंबर दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक रनिंग कंप्लीट करने वाले महिला अभ्यर्थी को 20 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को ये लोग असफल घोषित कर देंगे। उसके बाद ये शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक करवाएंगे। गोला फेंक जो होगा वो 25 नंबर का होगा। पुरुषों के लिए जो है ना 16 पाउंड का गोला जो है ना 16 फीट फेंकना होगा। जो लोग 16 से 17 फीट तक फेंकेंगे उनको 9 नंबर दिया जाएगा। जो लोग 17 फीट से 18 फीट तक फेंकेंगे उनको 13 नंबर दिया जाएगा। 18 फीट से ज्यादा और 19 फीट तक फेंकने वाले को 17 नंबर दिया जाएगा। 19 फीट से 20 फीट तक गोला फेंकने वाले अभ्यर्थी को 21 नंबर दिया जाएगा और 20 फीट से ज्यादा गोला फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को 25 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि 16 फीट से कम गोला फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से कम गोला फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। 12 से 13 फीट के बीच में जो गोला फेंकेंगी महिला अभ्यर्थी उनको 9 नंबर दिया जाएगा। 13 से 14 फीट के बीच में जो लोग गोला फेंकेंगी महिला अभ्यर्थी उनको 13 नंबर दिया जाएगा। 14 से 15 फीट के बीच में जो गोला फेंकेंगी उनको 17 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो 15 से 16 फीट के बीच में फेंकेंगी उनको 21 नंबर दिया जाएगा। 16 फीट से ज्यादा जो फेंकेंगी उनको 25 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद ऊंची कूद होगा पुरुषों के लिए 25 नंबर का, जिसमें मिनिमम 4 फीट आपको कूदना होगा। 4 फीट से कम अगर हाई जंप आप करते हैं तो आप असफल माने जाएंगे। अगर आप 4 फीट हाई जंप करते हैं तो आपको 13 नंबर दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच करते हैं तो आपको 17 नंबर दिया जाएगा। 4 फीट 8 इंच करते हैं तो आपको 21 नंबर दिया जाएगा और 5 फीट या 5 फीट से ज्यादा करते हैं तो आपको 25 नंबर दिया जाएगा हाई जंप में। 4 फीट से कम जो भी ऊंची कूद करेंगे पुरुष अभ्यर्थी वो असफल माने जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है ना न्यूनतम 3 फीट हाई जंप करना होगा। जो महिला अभ्यर्थी 3 फीट हाई जंप करेंगी उनको 13 नंबर दिया जाएगा। 3 फीट 4 इंच जो महिला अभ्यर्थी जो है ना हाई जंप करेंगी उनको 17 नंबर दिया जाएगा। 3 फीट 8 इंच जो महिला अभ्यर्थी हाई जंप करेंगी उनको 21 नंबर दिया जाएगा। 4 फीट तक जो अभ्यर्थी हाई जंप करेंगी महिला अभ्यर्थी उनको 25 नंबर दिया जाएगा। 3 फीट से कम हाई जंप करने वाली महिला अभ्यर्थी को ये लोग असफल घोषित करेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि पुरुष के लिए 6 मिनट का रनिंग टाइमिंग है और महिला के लिए 5 मिनट का रनिंग टाइमिंग है। सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा। जो लोग दौड़ को पास करेंगे वहीं गोला फेंक या ऊंची कूद में जाएंगे। जो लोग दौड़ को फेल करेंगे वो वहीं से बाहर हो जाएंगे। तृतीय चरण में आपका जो है ना दस्तावेजीकरण होगा, यानी कि जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावे आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पार्षद द्वारा किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि आप जो मतलब डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं
उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल लाना होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत होंगे, जैसे कि वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि लाना होगा। उसके बाद बोला गया है कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र लाना होगा, जिसमें हम 10वीं का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई भी आप ला सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट का या उसके समक्ष जो आप परीक्षा पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट लाना होगा। फिर यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट का अंक पत्र आपको लाना होगा। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए आपका जो है ना सक्षम पदाधिकारी से बना हुआ सर्टिफिकेट लाना होगा। बीसी कैटेगरी से और ईबीसी कैटेगरी को अपना सर्टिफिकेट लाना होगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाएगा। अगर कोई फ्रीडम फाइटर का आश्रित है तो वो अपना वो सर्टिफिकेट लाएगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको लाना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ पे साफ साफ समझ सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लाना है वो 2023-24 के लिए लाना है। 24-25 के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा, ये 23-24 का होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बताया है, यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी ही उसको बनवा लें। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आता है उन सबको लाना है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्रांसजेंडर है वो अपना ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लाएगा। फिर यहाँ पे मेगा सूची के बारे में बताया गया है, यानी कि मेरिट लिस्ट के बारे में। मेरिट लिस्ट में बोला गया है कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा यानी कि लिखित परीक्षा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो मेरिट बनेगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पे बनेगा। यानी कि जो आपका दौड़ होगा, जो आपका ऊंची कूद होगा, गोला फेंक होगा, उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। यानी कि 100 नंबर में आप जितना नंबर लाएंगे फिजिकल में, अगर ज्यादा से ज्यादा लाएंगे तो आपका मेरिट बनेगा, ज्यादा नहीं लाएंगे तो आप सारे क्वालिफाई करने के बाद भी आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आगे बताया गया है कि अगर कोई दो कैंडिडेट समान अंक प्राप्त कर लेता है तो उनको जो है ना यहाँ पे बोला गया है कि एज के अकॉर्डिंग वो लोग जिनका जन्म तिथि जो मतलब उम्र में जेठ होंगे उनको ये लोग रखेंगे। अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाता है तो फिर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, यानी कि कोई इंटरमीडिएट वाला कैंडिडेट है और कोई ग्रेजुएशन वाला, तो ये जिनके पास ग्रेजुएशन होगा उसको ये लोग रख लेंगे। फिर यहाँ पे आगे बताया गया है कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनका मेडिकल कराया जाएगा। इसमें मेडिकल के लिए एक मतलब सीट पे एक ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, तो मेडिकल में किसी कैंडिडेट्स को बाहर नहीं किया जाता है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन शुल्क के बारे में, यानी कि जैसे कितना एप्लीकेशन फी रहने वाला है। अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं या आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं, राज्य के मूल निवासी हैं, तो सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए 180 रुपए का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। अगर आप जैसे जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या बीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 675 रुपए का एप्लीकेशन फी देना होगा। यहाँ पे ये भी बात बताया गया है। यहाँ पे कट ऑफ डेट के बारे में बताया गया है, यानी कि 1 अगस्त 2025 को आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम आपका एज इतना तक 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता जो काउंट किया जाएगा वो 18 अप्रैल 2025 तक काउंट किया जाएगा। यानी कि कोई कैंडिडेट अगर 18 साल का है और इंटरमीडिएट का एग्जाम इस साल दिया है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, अगर 18 अप्रैल से पहले उसका रिजल्ट आ जाता है तो वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत उसको नहीं होने वाला है। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए बताया गया है कि 18 अप्रैल 2025 से पहले आपके पास जो है ना जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी आपके पास 18 अप्रैल 2025 से पहले होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास जो है ना 18 अप्रैल 2025 से पहले होना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए। यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट दो होना चाहिए, एक तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, और 1 अप्रैल के बाद जो है ना ईडब्ल्यूएस का सेशन बदल जाता है तो आप 1 अप्रैल के बाद फिर से सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप दोनों सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे। फिर यहाँ पे गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड के लिए बताया गया है कि उनका जो है ना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए 18/4/2025 तक काउंट किया जाएगा। आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि से पहले आपके पास ये सब सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी का या ट्रांसजेंडर का। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में, कि ऑनलाइन फॉर्म आप लोग 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल के बीच में भर पाएंगे सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से। फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और जितना सारा डिटेल्स मांगा जाएगा इसमें एक फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है, तो वो सब भी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बारे में बताया गया है कि आप सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट बाय ग्रुप में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025
25 के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट्स करना होगा, जो कि आप नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से इस टाइप से आप कर पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स करने के बाद ही आप अपना फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन का ले पाएंगे। यहाँ पे पंजीकरण रद्दीकरण के बारे में बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट्स अपना फॉर्म भरते टाइम पे रजिस्ट्रेशन में कोई भी डिटेल्स गलत डाल देता है तो यहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, उसको कैंसिल रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वितीय भाग में आएगा, जिसमें आपको जेपीजी फॉर्मेट में फोटो अपलोड करना है। बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, फोटो का 15 केबी से 25 केबी के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी में काली एवं नीली स्याही से आपको 15 से 25 केबी के बीच में अपलोड करना है। ये सब आप अपलोड करेंगे सही तरीके से, नहीं तो आपका फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है सारा डिटेल्स करने के बाद कन्फर्म और समर्पित यानी कि सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे जो है ना एक एसएमएस जाएगा, जिसपे बताया जाएगा कि आप जो है ना फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं। नॉलेजमेंट को आप A4 साइज पेपर पे प्रिंट कर लेंगे, भली भांति जांच कर लेंगे ताकि कोई भी डिटेल्स गलत ना हो। फिर यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने या पात्रता या अपात्रता की बिंदु पर पार्षद का निर्णय होगा, यानी कि कौन कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, किनका एडमिट कार्ड आएगा, ये सब पार्षद डिसाइड करेगा। गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता का संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पार्षद के पास सुरक्षित होगा, यानी कि पार्षद जो जिस कैंडिडेट्स के साथ चाहेगा वो कर सकता है। तो इस टाइप से जो बिहार पुलिस में 01/2025 का बहुत बढ़िया 19,000 से ज्यादा पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है, इसका पूरा डिटेल्स पे मैं बात किया। जैसे ही 18 मार्च से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा, मैं एक फॉर्म भरने का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।